हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। और क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कोल एंड पेट्रोलियम। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। और आगे कंटिन्यू करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेंगे लास्ट लेक्चर में जो जो टॉपिक्स हमने पढ़ लिए थे इस चैप्टर के। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि कोल और पेट्रोलियम क्या है। एक प्रकार के संसाधन है। कैसे संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। ठीक, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। प्राकृतिक संसाधन में भी ये समाप्त होने वाले संसाधन है। ठीक है, समाप्त होने वाले संसाधन यानी कि ये संसाधन कैसे है? सीमित मात्रा में है। अगर ज्यादा उपयोग करेंगे तो ये समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, लिमिटेड क्वांटिटी में, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद हमने बात की कि ये जो संसाधन है, ये जो समाप्त होने वाले संसाधन है कोल, पेट्रोलियम, इन्हें जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है, क्योंकि मृत प्राणियों और वनस्पति के अवशेषों से मिलकर के बनते हैं। फिर बात की थी कोयले के बारे में। ठीक है, कोयला क्या है? एक प्रकार का ईंधन है। उससे हमें 3 उपयोगी उत्पाद मिलते हैं। कोयले का उपयोग खाना बनाने के लिए, ठीक है, एज अ फ्यूल, उद्योगों में भी किया जाता है, रेलवे इंजन में किया जाता है, थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी कोयले का उपयोग किया जाता है। फिर हमने कोक, कोल तार और कोल गैस के बारे में बात की थी। कोक का उपयोग इस्पात के निर्माण में किया जाता है, ठीक है, धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। वैसे ही कोल तार का उपयोग किसमें किया जाता है? डाइज बनाने के लिए, पेंट में शुरुआती सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है, और कपूर बनाने के लिए भी, यानी कि नैप्थलीन बॉल्स बनाने के लिए भी, जिसका उपयोग हम इंसेक्ट्स को भगाने के लिए करते हैं। फिर कोल गैस का उपयोग उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, फिर कोल की स्टोरी हमने पढ़ी थी और पेट्रोलियम का भी फॉर्मेशन पढ़ लिया था कि पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है। फिर पेट्रोलियम के हमने ये सारे क्या देखे थे? कंस्टिट्यूएंट देखे थे कि पेट्रोलियम के जो संघटक है, अलग अलग संघटक होते हैं। इन्हें पेट्रोलियम से अलग कैसे किया जाता है? रिफाइनिंग के द्वारा। और ये रिफाइनिंग कहाँ पर की जाती है? पेट्रोलियम रिफाइनरी में। ठीक है, हर जगह नहीं की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? पेट्रोलियम रिफाइनरी में। तो उससे जो है अलग अलग ये प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। ठीक है, ये काफी ज्यादा यूजफुल भी होते हैं। जैसे कि अगर हम मिट्टी के तेल की बात करें तो इसका उपयोग जेट वायुयान में, इसके अलावा स्टोव में, लैंप में फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। एलपीजी की बात करें तो घरों में, उद्योगों में, ठीक है, ईंधन के रूप में एलपीजी का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे ही सारे के सारे जितने भी हमारे इसके कंस्टिट्यूएंट है, इन सभी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अलग अलग चीजों में एज अ फ्यूल, जैसे पैराफिन वैक्स का उपयोग किया जाता है मोमबत्ती बनाने के लिए, क्रेयॉन्स बनाने के लिए, ठीक है, ऑइंटमेंट बनाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे इनके अलग अलग उपयोग हैं। तो यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। अब इससे आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। एक बार आप देख लीजिए फिर से क्या क्या टॉपिक हमने पढ़ लिए। रिसोर्सेज पढ़ लिए थे, परिभाषा देख ली थी, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति से मिलते हैं, और मानव निर्मित संसाधन ये भी प्रकृति से मिलते हैं लेकिन मानवीय प्रयासों द्वारा इन्हें बनाया जाता है। ठीक है, चलो, जैसे कि जैसे लकड़ी है, तो लकड़ी क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, और लकड़ी से क्या बना रहे हैं हम? टेबल बना रहे हैं। तो टेबल क्या है? एक मानव निर्मित संसाधन है, लेकिन बन किससे रहा है? लकड़ी से। ठीक है, लकड़ी क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। और टेबल क्या है? एक मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन लकड़ी है, मानव निर्मित संसाधन टेबल है। लेकिन लकड़ी जो है, लकड़ी से ही क्या बनाया जाता है? टेबल बनाया जाता है। यानी कि मानव निर्मित संसाधन
किससे बनाए जाते हैं? प्राकृतिक पदार्थों से ही बनाए जाते हैं। लेकिन कैसे बनाए जाते हैं? मानवीय प्रयासों द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर है। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल देख लिए थे, जैसे धातु है, धातु से हमने चम्मच बनाया है। तो धातु प्राकृतिक संसाधन है, चम्मच क्या है? मानव निर्मित है। लेकिन चम्मच बना किससे है? धातु से ही बना है। क्लियर है, चलो। फिर प्राकृतिक संसाधन का क्लासिफिकेशन देख लिया था, दो भागों में बांटा गया है, एक है अक्षय संसाधन, एक है समाप्त होने वाले संसाधन। दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, अक्षय संसाधन जैसे कि सूर्य का प्रकाश है और हवा है, तो इसका उपयोग, जैसे कि सूर्य का प्रकाश, हवा, तो ये संसाधन असीमित मात्रा में होते हैं और मानवीय गतिविधियों द्वारा समाप्त नहीं होते हैं। जबकि समाप्त होने वाले संसाधन जैसे कि वन, वन्यजीव, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी क्या है? समाप्त होने वाले संसाधन हैं। और कैसी मात्रा में है? सीमित मात्रा में है। इनका कितना भी हम उपयोग करेंगे, अगर इनका ज्यादा उपयोग करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? एक समय के बाद समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, ये पढ़ा था हमने, एग्जाम्पल देख लिए थे। फिर फ्यूल्स के बारे में बात की थी। इन्हें फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मृत वनस्पति और मृत जीवों के अवशेषों से बनते हैं। नेक्स्ट, कोल के बारे में बात की थी। ठीक है, कोल का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? थर्मल पावर प्लांट में किया जाता है, एज अ फ्यूल, खाना पकाने के लिए किया जाता है, रेलवे इंजन को जलाने के लिए पहले किया जाता था, और अलग अलग इंडस्ट्रीज में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर कोल की स्टोरी देख ली थी, कैसे कार्बनाइजेशन प्रोसेस के द्वारा धीरे धीरे कोयले से धीरे धीरे मृत वनस्पति से कोयला बनता है। अच्छा, कैसे बनेगा? हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर। ठीक है, फिर कोल के बारे में काफी सारे पॉइंट्स देख लिए थे। ये जब बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। फिर कोल के जो अलग अलग संघटक है, ठीक, संघटक नहीं कहेंगे, इसके जो अलग अलग यूजफुल प्रोडक्ट है, यानी कि उपयोगी उत्पाद है, उनका उपयोग किसमें किया जाता है? जैसे कोक का उपयोग किया जाता है इस्पात निर्माण में और धातुओं के निष्कर्षण में। नेक्स्ट, कोलतार। कोलतार का उपयोग किया जाता है रंगों में, दवाओं में, पेंट में, शुरुआती सामग्री के रूप में किया जाता है। और ये जो पेट्रोलियम है ये जो कोलतार है लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है। इससे अप्रिय गंध, इसकी जो गंध है वो कैसी होती है? अप्रिय होती है। गाढ़ा तरल और काले रंग का पदार्थ ये होता है। ठीक है, नैप्थलीन बॉल्स भी इससे बनाई जाती हैं, जो किसमें काम आती है? मॉथ को और इंसेक्ट को रिपेल करती है। जो कीट पतंगे होते हैं उनको भगाती है, रिपेल करती है, दूर करती है। ठीक है, फिर कोल गैस के बारे में बात की थी कि कोल गैस का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? ईंधन के रूप में उद्योगों में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, पेट्रोलियम के बारे में बात की थी। पेट्रोलियम के भी अलग अलग संघटक होते हैं और इनका उपयोग जो है अलग अलग चीजों में इनका उपयोग किया जाता है। और प्रभाजी आसवन विधि द्वारा इन्हें सेपरेट किया जाता है, अलग अलग टेम्परेचर पर हीट करके इन्हें सेपरेट किया जाता है। ये प्रोसेस कहाँ पर की जाती है? ये प्रोसेस की जाती है पेट्रोलियम रिफाइनरी में। कौन सी प्रोसेस? रिफाइनिंग की प्रोसेस। रिफाइनिंग की प्रोसेस क्या है? पेट्रोलियम के जो अलग अलग संघटक है इन्हें सेपरेट करना, पृथक करना, ये जो प्रोसेस है इसे रिफाइनिंग कहा जाता है। और ये कहाँ पर की जा रही है? पेट्रोलियम रिफाइनरी में। नेक्स्ट, इसके जो अलग अलग संघटक है उनके क्या क्या उपयोग है ये हमने देख लिए थे। ठीक है, एक बार आप देखिए इसे। चलिए, फिर हमने सीएनजी के बारे में बात की थी कि सीएनजी को एक क्लीन फ्यूल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखो, इससे कुछ पॉइंट्स हैं क्यों कहा जाता है। एक तो ये पॉल्यूशन कम करता है, पॉल्यूशन नहीं करता, यानी कि इससे कोई भी किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता। इसे हम क्या कह सकते हैं? कम प्रदूषणकारी ये होता है। ठीक है, पॉल्यूशन नहीं करता है, नो पॉल्यूशन, नो रेजिड्यू, यानी कि जलने के बाद किसी प्रकार का कोई अवांछित पदार्थ ये नहीं छोड़ता है। ठीक है, रेजिड्यू भी नहीं छोड़ रहा है।
इसके अलावा क्या है ये, इजी टू ट्रांसपोर्ट, यानी कि इसको ट्रांसपोर्ट करना क्या है, आसान है। एक जगह से दूसरी जगह पाइपों से हम इसको ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इजी ट्रांसपोर्ट करने में क्या है, ये इजी है। दूसरा इजी टू हैंडल, ठीक है, हैंडल करने में क्या है, ये इजी है। इजी टू हैंडल हम क्यों कह रहे हैं, यानी कि अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो आसानी से हम इसको जला सकते हैं, इसीलिए क्या कहा जा रहा है, क्या है ये, इजी टू हैंडल है। ठीक, नेक्स्ट, तो यहाँ पर हमने देख लिया स्वच्छ ईंधन है, कम प्रदूषणकारी है, सीधे जलाया जा सकता है। ठीक है, और इसके ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में ये पाई जाती है। इसके अलावा कृष्ण गोदावरी डेल्टा में भी ये पाई जाती है। ठीक है, क्या, नेचुरल गैस, तो जैसे कि हम देख सकते हैं। अच्छा, ये तो एलपीजी है, पेट्रोलियम गैस। चलो, फिर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे कि कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे हैं जो सीमित हैं। अब वो कौन से संसाधन हैं, उन्हीं के बारे में आज हमें बात करनी है। ठीक है, तो एक आप सबसे पहले थोड़ा आप इसे देख लीजिए नेचुरल गैस के बारे में, फिर बात करते हैं आगे। चलिए आगे बात करते हैं। कुछ प्राकृतिक संसाधन हैं जो सीमित है। अब वो कौन से प्राकृतिक संसाधन है जो सीमित है, सीमित, जो समाप्त होने वाले संसाधन है वही सीमित है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज। ठीक है, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है। तो जो कोयला है, पेट्रोलियम है, ये क्या है, ये जीवाश्म ईंधन है, ईंधन है, और समाप्त होने वाले ईंधन है। समाप्त होने वाले ईंधन क्यों है, क्योंकि इनकी जो क्वांटिटी है क्या है, सीमित है, सीमित मात्रा। ठीक है, तो ये सीमित मात्रा में हमें मिलते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि इनको बनने में क्या लगता है बच्चों, लाखों वर्षों का समय लगता है। ठीक है, लाखों वर्षों का समय जब इन्हें बनने में लगेगा, इसीलिए ये क्या है, जीवाश्म ईंधन तो इसीलिए भी है क्योंकि अवशेषों से बनते हैं, मृत प्राणियों के, मृत वनस्पति के। जैसे हम पेट्रोलियम की बात करते हैं तो ये मृत समुद्र में रहने वाले मृत जीवों के अवशेष से बनता है। कोयले की बात करते हैं तो ये मृत वनस्पति के अवशेषों से बनता है। इसीलिए क्या कहा जा रहा है, इन्हें फॉसिल फ्यूल कहा जा रहा है। दूसरा, इन्हें बनने में लाखों वर्ष तक का समय लग जाता है। अब दूसरी ओर बात यह है कि इनके ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्ष और चलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। देखो, अभी जितने हमारे पास कोयला, पेट्रोलियम, ये जो भी जीवाश्म ईंधन बचे हुए हैं, ये इनके जो ज्ञात भंडार है वो कुछ 100 वर्ष और चलेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये क्या करते हैं, प्रदूषण करते हैं। प्रदूषण करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। CO2 का परसेंटेज बढ़ेगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, जिससे क्या होते हैं, जो ग्लेशियर्स होते हैं वो क्या होने लगेंगे, मेल्ट होने लगेंगे, पिघलने लगेंगे। और जो प्लेन्स एरिया है वहां पर क्या आ सकती है, बाढ़ आने की संभावना हो सकती है। ठीक है, इतना समझ में आया? अगर ऐसा होगा तो इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा भारी नुकसान होगा, बहुत हानि होगी। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, अगर इन्हें जलाएंगे तो प्रदूषण होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। इसके अलावा जब हम इन्हें जलाते हैं तो ये नाइट्रोजन के, सल्फर के, कार्बन के ऑक्साइड छोड़ते हैं। ये कहाँ पर जाती है, ये गैसेस जाती है एटमॉस्फेयर में, ग्लोबल वार्मिंग तो करती हैं, साथ ही एटमॉस्फेयर में जा करके रेन वाटर के साथ मिलकर, रेन वाटर, रेन वाटर के साथ मिलकर के क्या बनाती है, एसिड रेन बनाती है। एसिड रेन, जिसे हम क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करती है, एसिड रेन बनाती है। जब हम इन
फ्यूल्स को जलाते हैं, कोयला है, पेट्रोलियम है, तो ये नाइट्रोजन के, सल्फर के, ठीक है, कार्बन के ऑक्साइड छोड़ते हैं। जो भी अदर फ्यूल्स भी जब हम जलाते हैं, सिर्फ फॉसिल फ्यूल की बात नहीं कर रहे, और फ्यूल्स को भी जब हम जलाते हैं, ठीक है, कार्बन के ऑक्साइड तो अदर फ्यूल्स छोड़ते हैं, तो ऑक्साइड ये बनाते हैं, जो क्या होता है, रेन वाटर के साथ मिल करके क्या बनाती हैं, एसिड रेन फॉर्म करती है। अब ये एसिड रेन क्या होती है, बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। अब बहुत ज्यादा हानिकारक क्यों होती है, इसको समझते हैं। मान लो एसिड रेन, अब ये एसिड रेन जहां जहां गिरेगी वहां वहां नुकसान पहुंचाएगी। जैसे कि पहली चीज, ये हमारी मिट्टी पर गिरी, तो मिट्टी को क्या बना देगी, एसिडिक नेचर का बना देगी। ठीक है, कैसा बना देगी, एसिडिक बना देगी। अब जब ये मिट्टी एसिडिक बन जाएगी तो हम इस पर कोई फसल उगाना चाहेंगे तो क्या फसल उगेगी, नहीं उगेगी, क्योंकि फसल कैसी मिट्टी पर उगती है, जो न्यूट्रल मिट्टी होती है उस पर उगती है, एसिडिक में नहीं उगेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एसिडिक सॉइल को ट्रीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसे कैसा बनाना पड़ेगा, न्यूट्रल बनाना पड़ेगा। कैसा बनाएंगे, कैसे बनाएंगे न्यूट्रल, एसिडिक सॉइल में कुछ बेस मिला देंगे, कुछ क्षार मिला देंगे, क्षार मिला करके इसे कैसा बना देंगे, बेसिक सॉरी न्यूट्रल नेचर का बना देंगे। ठीक है, यही एसिड रेन जो है सड़कों से, नालियों से होते हुए कहाँ जाता है, जो हमारी वाटर बॉडीज हैं उनमें जाता है, जैसे समुद्र हैं, पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, उन पे जाता है। ठीक है, और उस पानी को कैसा बना देता है, एसिडिक नेचर का बना देता है। और जब वो पानी एसिडिक हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, तो वहां पर रहने वाली जो लाइफ है, जो एक्वेटिक लाइफ है, मैरीन लाइफ है, वो क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। वहां पर रहने वाले जो जीव हैं उनकी मृत्यु भी हो सकती है, वहां पर रहने वाले जो प्लांट है वो भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए भी ये हार्मफुल है, बिल्कुल है। यहाँ तक कि ये एसिड रेन जब मॉन्यूमेंट्स के ऊपर पड़ती है, मॉन्यूमेंट्स जो किसी देश की, राष्ट्र की क्या होती हैं, जो मतलब जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, उन मॉन्यूमेंट्स पर जब ये गिरती है तो उन मॉन्यूमेंट्स को भी क्या कर देती है, खराब कर देती है, कोरोड कर देती है। ठीक है, तो वहां से भी क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो इस एसिड रेन से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, इतना समझ में आया कि क्यों ये हार्मफुल है। चलो, ये तो क्लियर हो गया, इतना तो समझ में आ गया। दूसरी चीज, ग्लोबल वार्मिंग हमने देख ली कि धीरे धीरे जैसे प्लांट्स भी कट रहे हैं, है ना, पेड़ों को भी काटा जा रहा है, बेसिकली डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों की संख्या कम है, जब काटा जाएगा तो पेड़ों की संख्या कम ही होगी। ठीक है, पेड़ों की संख्या कम होगी क्योंकि उन्हें काटा जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है। पेड़ काटेंगे तो और ज्यादा ये जो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर और ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा स्तर बढ़ने की वजह से ग्लेशियर्स क्या हो सकते हैं, पिघल सकते हैं, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सब किसके कारण हो रहा है, प्रदूषण के कारण। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि ये प्रदूषण करते हैं, और प्रदूषण से कितनी सारी चीजें हो रही हैं ये तो हमने देख ही लिया है। दूसरा दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम इसका ज्यादा उपयोग करते हैं तो आने वाली जो जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन जो है, उनके लिए हम इन ईंधनों को नहीं बचा पाएंगे, यानी कि इनकी उपलब्धता जो है लंबे समय तक नहीं रह पाएगी। उपलब्धता लंबे समय तक नहीं रहेगी तो फ्यूचर जनरेशन को देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनका कम से कम उपयोग करना है, या जब आवश्यक हो तभी उपयोग करना है। ठीक है, जिससे हम प्रदूषण को भी कम कर पाएंगे, प्रदूषण कम होगा तो ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ये सब भी अपने आप ही कम हो जाएंगे। दूसरा, इनकी जो उपलब्धता है वो भी लंबे समय तक बनी रहेगी। क्लियर है, इतना इतना समझ में आया। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट थे जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिनको हमने क्या किया हुआ है बच्चों, अंडरलाइन भी किया कि वायु प्रदूषण, इनका उपयोग तभी करना है जब नितांत आवश्यक हो, और इनका उपयोग कम करने से क्या होगा, विश्व उष्णन, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, उसका खतरा कम रहेगा, और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक होगी। क्लियर है, चलिए तो इन्हें आप पॉइंट बना करके नोट कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान, पीसीआरए अनुसंधान संघ लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं। तो पीसीआरए की कुछ सलाह है, कुछ एडवाइजेज हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं,
पेट्रोल डीजल को बचा सकते हैं। तो वो सलाह क्या है, वो एडवाइजेस क्या क्या है, उन्हें हम देखते हैं और कोशिश करेंगे कि हम उन्हें फॉलो करें। ठीक है, जहां तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाइए, यानी कि ओवर स्पीडिंग हमें नहीं करनी है, समान और मध्यम गति से ही अपने वाहन को, अपनी गाड़ी को चलाना है। दूसरा, यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। तो यातायात लाइट और जहां हमें वेट करना है, प्रतीक्षा करनी है, तो इंजन को क्या कर दें, ऑफ कर दें। इससे जो एक्स्ट्रा वेस्टेज है पेट्रोल का वो नहीं होगा। ठीक है, टायरों का दाब सही रखें, यानी कि टायर का सही प्रेशर हमें मेंटेन करके रखना है। ठीक है, अगला है गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित करें, यानी कि हमारा जो भी वाहन है, जो भी व्हीकल है, उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस हमें रखनी चाहिए, प्रॉपर मेंटेन गाड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ गाइडलाइंस नहीं कहेंगे, ये कुछ एडवाइजेज हैं जो पीसीआरए द्वारा दी गई हैं ताकि हम जो है पेट्रोल और डीजल को बचा सके। क्लियर है, समझ में आया? अच्छा, इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी होंगे जो आपको पता होंगे, आप उन्हें भी नोट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर तो नहीं लिखेंगे, उन्हें अलग से करके आप स्टार करके लिख सकते हैं कि इनसे भी हम क्या कर सकते हैं, पेट्रोल और डीजल को बचा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि शॉर्ट डिस्टेंस पर अगर हमें जाना है तो गाड़ी का उपयोग ना करके हम क्या कर सके, पैदल जाना ज्यादा सही है। ठीक है, जिससे हेल्थ बेनिफिट भी मिलेगा और पेट्रोल डीजल को भी हम बचा सकेंगे। ऐसे ही कई सारे और भी पॉइंट्स होंगे जिनको आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। ठीक है, अलग से स्टार करके। तो चलिए इतना आप नोट कर लीजिए। तो ये वही एडवाइजेज हैं, वहाँ हमने हिंदी में पढ़ी, यहाँ पे इंग्लिश में है कि कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड में ही अपने व्हीकल को चलाना है, ट्रैफिक लाइट्स में और जहाँ पर हमें वेट करना है वहाँ पर इंजन को स्विच ऑफ कर देना, यानी कि ऑफ कर देना है। करेक्ट टायर प्रेशर इंश्योर करना है, रेगुलर मेंटेनेंस यानी कि नियमित रख रखाव करना है अपने व्हीकल का। क्लियर है यहाँ तक? इतना समझ में आया? तो यहाँ पर बच्चों हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। तो कोल और पेट्रोलियम चैप्टर पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, इन्हें देख लेते हैं जो हमारी एनसीईआरटी में भी है। तो क्या है, पहला है सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ है। ठीक है, तो देखो उपयोग करने से लाभ क्या है, इन्हें पाइपों द्वारा आसानी से लाया व लेकर जाया जा सकते हैं, यानी कि ये दोनों ही क्या है, इजी टू ट्रांसपोर्ट है। ये जलने पर भारी मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो हमें यही तो चाहिए होता है, एक अच्छा फ्यूल वही तो होता है जिसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, यानी कि जो ज्यादा ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करता हो। ठीक है, अगला ये स्वच्छ ईंधन है। स्वच्छ ईंधन है यानी कि पॉल्यूशन नहीं करते, यानी कि जलने पर प्रदूषण नहीं करते और किसी भी प्रकार का कोई अवांछित पदार्थ नहीं छोड़ते, यानी कि कोई रेजिड्यू भी ये नहीं छोड़ते। अगला है इन्हें सीधा जलाया जा सकता है, यानी कि इन्हें डायरेक्टली हम बर्न कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए बच्चों क्वेश्चन का आंसर, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो बच्चों आज हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आंसर्स हमने स्टार्ट कर लिए हैं, एक क्वेश्चन हमने कर लिया है। बाकी इसके जो और क्वेश्चन आंसर्स है उसमें सबसे पहले हम कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, चैप्टर से एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस बनाएंगे, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप, कुछ लॉन्ग आंसर टाइप और कुछ वन वर्ड टाइप। इतने क्वेश्चंस जो है हम इस चैप्टर के करेंगे ताकि इस चैप्टर जो है अच्छे से हमें समझ में आ जाए और हर तरह का क्वेश्चन हमने किया हो तो एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए हम आसानी से कर लेंगे। दूसरा, अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ में नहीं आया है तो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से चैप्टर भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।